नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डीडवाना एजुकेशन में। कैसे होंगे? आशा करते हैं मस्त होंगे आप और पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, आज अपन न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 है जिसका नाम है त्रिभुज। त्रिभुज के बारे में आप छोटी क्लासों में शुरू से पढ़ते आ रहे हो। ट्राइंगल, ठीक है। त्रिभुज में क्या होता है कि 3 सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसमें 3 कोण और 3 शीर्ष होते हैं और 3 भुजाएं होती हैं। ठीक है, जैसा कि आपको आकृति में दर्शाया गया है। ये किसकी आकृति है? त्रिभुज की है। इसके तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है और इसमें 3 शीर्ष होते हैं, शीर्ष ए, बी और सी। अब कुछ अपन जानकारी कर लेते हैं कि त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। एक तो भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसे बोलते हैं? जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। तीनों भुजाएं क्या हो? समान। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी 2 भुजाएं समान हो। 2 भुजाएं क्या हो? समान हो। और विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग हो या भिन्न भिन्न माप की हो। उसके बाद कोणों के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे बोलते हैं? कि जिसमें एक कोण समकोण हो। एक कोण कैसा हो? समकोण। समकोण का मतलब 90 डिग्री का हो। एक कोण है वो 90 डिग्री का हो। इसके बाद आता है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है? जिसके सभी कोण न्यून कोण हो। न्यून कोण का मतलब 90 से छोटे हो। और अधिक कोण त्रिभुज किसे बोलते हैं? जिसमें एक कोण है वो 90 डिग्री से बड़ा हो। ठीक है, तो अपन उसे अधिक कोण बोलते हैं। तो इस प्रकार से त्रिभुजों के प्रकार हो गए, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड पे। समरूप आकृतियाँ। अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे समरूपता के बारे में। समरूपता से पहले आपको कुछ पता होना चाहिए सर्वांग समता के बारे में। सर्वांग समता आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी। 9th क्लास में सर्वांग समता के बारे में पढ़ा। सर्वांग समता का मतलब क्या है? सर्वांग सम आकृतियाँ किसे बोलते हैं? कि उन आकृतियों की भुजाएं और कोण परस्पर क्या हो? इक्वल हो, समान हो। तो वो आकृतियाँ क्या कहलाएगी? सर्वांग सम आकृतियाँ कहलाएगी। अपन समरूप आकृतियाँ बोलेंगे तो वह सभी आकृतियाँ जिनके आकार समान हो परंतु उनके आमाप समान होने आवश्यक नहीं है। आमाप का मतलब उनके साइज या माप बोल सकते हो आप। ठीक है, जैसे यहाँ 2 त्रिभुज दे रखे हैं ABC। इसमें भुजाएं 2, 4, 3 है। इसमें भुजाएं 4, 8, 6 हैं। तो देखो यहाँ पर समरूप है या नहीं है? कोण A इक्वल है E के। ये कोण A है, ये E के बराबर है। B है वो F के बराबर है। C है वो G के बराबर है। लेकिन यहाँ पर इनकी जो भुजाओं का अनुपात है वो कितना है? 1/2, 1/2 और 1/2। तो समरूपता की जो परिभाषा है वो क्या होगी? कि संगत कोण बराबर होने चाहिए और क्या होना चाहिए? संगत भुजाओं का अनुपात है वो बराबर होना चाहिए। तो यदि समरूप त्रिभुजों की बात करें तो कोण क्या होने चाहिए? समान कोण तथा उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तब अपन कहेंगे कि वो दोनों त्रिभुज हैं वो क्या होंगे? समरूप होंगे। आगे अपन इस चैप्टर में समरूपता के नियम भी पढ़ेंगे। उससे पहले
जिसका आपको इंतज़ार है वो प्रमेय है। उस प्रमेय को बोलते हैं थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। तो देखो बीपीटी थ्योरम भी बोलते हैं इसको, बीपीटी थ्योरम, बेस प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम। ये कहता है कि थेल्स प्रमेय क्या बोलता है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, ये एक भुजा बीसी है, इसके समांतर कोई रेखा डी खींचे, तो कोई रेखा खींची जाए तो अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यानी अन्य दोनों भुजाएं ए बी और ए सी बची हैं, इनको समान अनुपात में विभाजित करती है। तो अपने को ये दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर है बी सी के। अपने को सिद्ध क्या करना है वो लिखना है। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि समान अनुपात में, तो ए बी को किस अनुपात में बांटती है, ये ए डी बट्टे डी बी बराबर है ए ई बट्टे ई सी। अपने को ये सिद्ध करना है अभी, ए डी बट्टे डी बी बराबर ए ई बट्टे ई सी। ये है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। तो यहाँ पर अपने कुछ रचना की, क्या रचना की है वो पॉइंट लिख दो। अपनी तरफ से इस आकृति में क्या किया है कि बिंदु बी व ई तथा सी व डी को मिलाया, ठीक है, और ई से ई एन लंबवत ए बी और डी से डी एम लंबवत ए सी खींचा, यानी दो लंब डाल दिए, ठीक है, जो आपको येलो कलर से आकृति में दिख रहे होंगे। अब यहाँ पर अपन पढ़ेंगे इसकी उपपत्ति। उपपत्ति का मतलब सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन करेंगे इसका। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो त्रिभुज होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इस थेल्स प्रमेय को त्रिभुज के क्षेत्रफल से सिद्ध किया जाता है। तो देखो सबसे पहले अपन निकालेंगे त्रिभुज ए बी, ये ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी का क्षेत्रफल 1/2 गुणा, अब ए डी में आधार अपन ये लेंगे ए से डी, तो ए डी ले लिया। अब जो आधार लिया जाता है त्रिभुज में उसी से ऊंचाई ली जाती है, तो ऊंचाई है ई एन, ऊंचाई क्या है ई एन, ठीक है। तो यहाँ से ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब दूसरा त्रिभुज लेंगे, दूसरा त्रिभुज लेंगे बी डी ई, बी डी ई, क्योंकि अपने को ए डी और बी डी लाना है, तो बी डी ई का क्षेत्रफल, इसका आधार लेंगे बी डी गुणा इसकी ऊंचाई ई एन लेंगे। ऊंचाई ई एन क्यों लिए, क्योंकि कोई भी अधिक कोण त्रिभुज है, मान लो अधिक कोण त्रिभुज की जो ऊंचाई निकाली जाती है वो कैसे निकाली जाती है, ऐसे ही निकाली जाती है, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये जो ऊंचाई है वो त्रिभुज से बाहर लंब होता है, तो अपन कह सकते हैं कि 1/2 गुणा बी डी गुणा ई एन, ये समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है कि समीकरण 1 में 2 का भाग देना है, समीकरण 2 का भाग देना है। क्यों देना है वो देखें, भाग देने पर अब समीकरण 1 में भाग देंगे तो ए डी का क्षेत्रफल है, उसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई। ये चीज़ आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, शॉर्ट रूप लिखना। तो ए डी ई का क्षेत्रफल 1/2 गुणा ए डी गुणा ई एन बट्टे 1/2 गुणा बी डी गुणा ई एन, ठीक है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे।
सॉल्व करना है। तो एरिया ऑफ ADE बट्टे एरिया ऑफ BDE। अब देखो पीछे वाली स्लाइड में अपन ने किया है, तो 1/2 का भाग 1/2 में, 1/2 का भाग 1/2 में चला जाएगा, EN का भाग EN में चला जाएगा, तो ऊपर बचेगा AD बट्टे DM, AD और नीचे बचा है DB। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 3 दे दिया। ऐसे ही अब वापस पुनः त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, अब पुनः ADE का क्षेत्रफल है, उसके अंदर 1/2 गुना, अब इधर वाली भुजा लेंगे भाई, ये भुजा AE लेंगे तो इसकी ऊंचाई यहाँ से नपेगी DM। ठीक है, तो 1/2 गुना AE गुना DM, ये समीकरण नंबर 4। अब दूसरा त्रिभुज एरिया ऑफ CDE बराबर 1/2 गुना CDE त्रिभुज, देखो CDE त्रिभुज ये रहा, CDE ये त्रिभुज है, तो यहाँ इसी आधार लेंगे तो इससे ऊंचाई क्या होगी, DM होगी। तो देखो EC गुणा DM, ये समीकरण नंबर 5। अब वैसे ही समीकरण 4 में किसका भाग दे देंगे, समीकरण 5 का भाग देने पर, तो समीकरण 5 का भाग दे दो, तो ये बनेगा एरिया ऑफ ADE बराबर एरिया ऑफ CDE बराबर 1/2 गुना AE गुना DM बट्टे 1/2 गुना EC गुना DM। ठीक है, DM भाग दिया, DM का भाग DM में चला गया, 1/2 का भाग 1/2 में चला गया, तो यहाँ से एरिया ऑफ बना ADE बट्टे एरिया ऑफ बना CDE बराबर AE बट्टे EC, ये समीकरण नंबर 6। अब यहाँ देखो आपको दिया है कि DE समांतर है BC के, और यहाँ त्रिभुज जो बन रहे हैं BDE और CDE दोनों एक ही आधार DE पर बन रहे हैं। तो अपन ने एक प्रमेय पढ़ रखा है 9th क्लास में कि दो समांतर भुजाओं के बीच एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है। तो अपन लिख देंगे कि चूंकि दो समांतर भुजाओं के मध्य एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है। त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, समान होता है, बराबर होता है। तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ से एरिया ऑफ BDE और एरिया ऑफ CDE इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो अपन कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ADE बट्टे एरिया ऑफ BDE बराबर होगा एरिया ऑफ ADE बट्टे एरिया ऑफ CDE। ये एरिया बराबर होगा, यानी ये तो बराबर है और ये तो सेम ही त्रिभुज के हैं। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि AD बट्टे DB बराबर AE बट्टे EC। यह आपके पास थेल्स प्रमेय आ गया, AD बट्टे DB बराबर AE बट्टे EC। अब देखो यहाँ अपन बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट बात। यह हो गया आपके समीकरण 3 और
6 से दोनों के मान क्या हो गए, बराबर। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। एक बार और आप इसको रिवाइज कर लें, क्योंकि एक बार में थोड़ा सा पहली बार हैं तो समस्या होगी। ठीक है, अब देखो अपन इस तरफ कुछ इससे ही निकल के आता है, वो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ आप देखो, आपके पास आकृति है वो ऐसी है, यहाँ से ये इसके समांतर रेखा ए बी सी और डी ई। ठीक है, अब अपने पास जो थ्योरम है वो ये है, ए डी बट्टे डी बी बराबर ए ई बट्टे ई सी। तो ये ज़रूरी थोड़ी है इसी में हो, इसको अपन ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि ए डी बट्टे ए बी बराबर ए ई बट्टे ए सी, ऐसा भी हो सकता है। तो कैसे होगा, दोनों तरफ एक जोड़ देंगे, तो ए डी बट्टे डी बी में एक जोड़ा और ए ई बट्टे ई सी में एक जोड़ा, तो एक जोड़ेंगे डी बी क्या आएगा, एलसीएम। तो ये बनेगा ए डी प्लस डी बी बराबर इधर ई सी एलसीएम ए ई बट प्लस ई सी। तो ए डी प्लस डी बी क्या होगा, ए बी होगा, और बट्टे डी बी बराबर ये ऐसी बन जाएगा ए ई प्लस ई सी और बट्टे ई सी। इससे अपन इस रूप में भी लिख सकते हैं। अब यदि इसको उल्टा करके लिख दें, यानी डी बी बट्टे ए डी बराबर ई सी बट्टे ए ई, इसको उल्टा करके लिख दिया। अब दोनों पक्षों में एक जोड़ेंगे, तो डी बी बट्टे ए डी प्लस 1 बराबर ई सी बट्टे ए ई प्लस 1। इसको सरल करेंगे तो यहाँ पे उधर वाले में एलसीएम आएगा ए डी, तो ये बनेगा डी बी प्लस ए डी, और इधर वाले में ए ई एलसीएम आएगा तो ई सी प्लस ए ई। ए डी, ये डी बी प्लस ए डी तो क्या बन गया ए बी बट्टे ए डी बराबर ये बन गया ए सी बट्टे ए ई। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ए डी बट्टे ए बी बराबर ए ई बट्टे ई सी, ये ए सी। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको भी आप ऐसे भी लिख सकते हो कि डी बी बट्टे ए बी बराबर ई सी बट्टे ए सी। तो ये तो था आपके थेल्स प्रमेय। क्या था, थेल्स प्रमेय। अब अगली स्लाइड है, उसके अंदर अपन पढ़ेंगे कि थेल्स प्रमेय का विलोम। थेल्स प्रमेय का विलोम क्या होता है। अब थेल्स प्रमेय का विलोम है वो, विलोम का मतलब यदि आपको दे दिया जाए कि एक रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, या मैं आपको थेल्स प्रमेय का विलोम बताता हूँ। थेल्स प्रमेय का विलोम, ठीक है, थेल्स प्रमेय का विलोम। थेल्स प्रमेय का विलोम क्या है कि आपको कह दे कि किसी त्रिभुज में एक रेखा दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती हैं तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तीसरी भुजा के समांतर होती है। अब तीसरी भुजा के समांतर होती है तो देखो अपन आकृति बनाते हैं इसकी।
इस प्रकार एक त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, अब ये कह रहा है कि एक रेखा खींची जाए, तो ये रेखा अपन ने खींच दी भाई इस प्रकार से, और एक दूसरी रेखा जो अपने को लानी है वो ये है। ठीक है, अब देखो ये कोई रेखा है जिसे अपन बोलेंगे डी और ई डैश, ये त्रिभुज ए बी सी, और ये डी है और ये ई है। ठीक है, अब देखो अपने को ये दिया है, क्या दिया है कि ए डी बट्टे डी बी बराबर दिया है ए ई बट्टे ई सी। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1। तो अपने को क्या सिद्ध करना है? सिद्ध ये करना है कि डी ई समांतर है किसके? ई सी के। ठीक है, तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं उत्पत्ति में कि बिंदु डी से एक अन्य रेखा डी ई डैश खींचते हैं, डी ई डैश खींचते हैं। ठीक है, तो डी ई डैश खींचेंगे तो बीपीटी थ्योरम से, बीपीटी प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से अपन कह सकते हैं कि ये जो डी ई डैश है वो समांतर खींची है किसके? बी सी के। बी सी के समांतर खींची है, तो अपन कह सकते हैं कि ए डी बट्टे डी बी बराबर हैं ए ई डैश बट्टे ई डैश सी। ये समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से अपन कह सकते हैं इसका मान भी ए डी बट्टे डी बी है, इसका मान भी ए डी बट्टे डी बी है, तो ए ई बट्टे ई सी बराबर होगा ई ए ई डैश बट्टे ई डैश सी। ठीक है, ये बराबर होगा, दोनों पक्षों में अपन 1 जोड़ देंगे भाई, तो ए ई बट्टे ई सी में 1 जोड़ा और ए ई डैश बट्टे ई डैश सी में भी क्या जोड़ दिया? 1। दोनों तरफ एलसीएम लिया, इधर आया ई सी एलसीएम, तो ये बना ए ई प्लस ई सी, और इधर ए ई डैश प्लस ई डैश सी बट्टे ई डैश सी एलसीएम आया। ठीक है, अब यहाँ पर ऊपर वाला दोनों ही ए सी बनेगा, नीचे बनेगा ई सी और ए सी बट्टे ई डैश सी। ए सी का भाग ए सी में चला गया, तो यहाँ बन गया आपके पास, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान दे लेना, यहाँ बन गया 1/EC बराबर 1/E'C। तो अब आगे अपन देखते हैं कि दोनों 1/EC और 1/E'C दोनों बराबर है। इसका मतलब EC बराबर है E'C के। ये बराबर कब होंगे? जब E और E' एक ही स्थान पर होंगे, एक ही स्थान पर होंगे। तो एक ही स्थान पर होंगे E' और E, तो अपन कह सकते हैं कि DE' समांतर है BC के, तो DE समांतर है किसके? BC के। यही अपने को सिद्ध करना था। तो देखो दोस्तों, अपन ने पढ़ा थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम, दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं और दोनों को ही आपको अच्छी तरीके से समझना है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो अब आपको क्या करना है कि हमारा यूट्यूब चैनल है D1 एजुकेशन, और इस D1 एजुकेशन को आपको क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और लास्ट तक वीडियो पर बने रहते हैं। तो लास्ट में आपको क्या करना है कि कमेंट करना है कि हाँ, यस सर, तब मानेंगे हम
कि आपने लास्ट तक वीडियो को देखा है। ठीक है, एंड तक वीडियो को देखा है तो आपके कमेंट में क्या होना चाहिए, यस सर मैं पढ़ाई करता हूँ। ठीक है, तो सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और लाइक भी करना है, और कमेंट तो आप करते ही हैं, कमेंट सेक्शन आपके खुला है। ठीक है, और जो भी आपके प्रॉब्लम है उसको आप कमेंट में बताएं कि ये हमारे ये प्रॉब्लम है, विजिबिलिटी की प्रॉब्लम है या वीडियो में क्वालिटी की प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है वो आप हमें बताएं तो हम सुधार करेंगे। ठीक है, थैंक यू।